को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास सीवीपी के बेसिक फार्मूला है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होंगे। इन्हीं की मदद से हमने सवाल करने हैं। पहले सीवीपी कर लेते हैं, फिर लिमिटिंग फैक्टर कर लेते हैं। अच्छा, सीवीपी के आपके सवालों में पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कह रहा है, हमें सीएस रेशियो बताओ। तो ये तो आसान सा सवाल है, ठीक है। सीएस रेशियो में क्या होता है देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो उसने किस में मांगा है, उसने परसेंटेज मांगी है, तो उसके अंदर आती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या टोटल कंट्रीब्यूशन, सेल प्राइस पर यूनिट या टोटल टोटल सेल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे सवाल में क्या गिवन है। हमारे सवाल में वो कहता है कि सेल प्राइस पर यूनिट 9 है, ठीक है। अब हमने इसकी मदद से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के उसमें से लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ जाएगा, और उनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सीएस रेशियो आ जाएगी। इसको एक्सेल पे कर लेते हैं। तो सेल प्राइस मेरे पास आ गई 9, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। उसके लिए पहले मेरी चाहिए सेल प्राइस, वो तो है 9, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट इसमें से लेस करूंगा तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक तो उसने दी हुई है खुद ही, वो है 4.95, और जो दूसरी है वो सवाल में कह रहा है कि वो 6% है सेलिंग प्राइस का। इसका मतलब ये है -9 का 6%, तो ये मेरे पास आ गई 0.4। अब इसको इसमें से मैं लेस करूंगा सेल प्राइस में से, तो मेरे पास ये आ जाएगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसको और इसको डिवाइड करूंगा आपस में, तो मेरे पास क्या कहते हैं कि ये सीएस रेशो आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन पर सेल रेशो, ठीक है। इसके लिए मेरे पास सही ऊपर 3.51, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 9 के साथ तो मेरे पास ये 0.39 या फिर 39%, ये मेरे पास आ गई सीएस रेशो, ठीक है। ये सवाल हो गया हमारे से। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, 19 और ये 20। अच्छा, इनमें 18, 19 तो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। इसमें भी हमसे वो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या सीएस रेशियो मांग रहा है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि ये इसमें से आपने 60 में से 14 निकालना है, 12 निकालना है, और उसमें से फिर ये 19 निकालना है। तो सारे वेरिएबल खर्चे निकाल के सेलिंग प्राइस में से तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी, और उसको जब आप डिवाइड करोगे 60 के साथ तो आपके पास सीएस रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर 19 की बात कर लें तो ब्रेक इवन जो आपने यूनिट्स में निकालना है उसका फार्मूला ये है, ये रहा, ठीक है। अब उसको यूनिट्स में अगर निकालना है मैंने, तो मुझे सबसे पहले चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट। ये यहाँ पे सॉरी, ये रहा टोटल फिक्स कॉस्ट, उसमें से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड करूंगा फिक्स कॉस्ट में से, तो मेरे पास आ जाएगा ब्रेक इवन यूनिट्स में। तो ये फिक्स कॉस्ट पड़ी हुई है। अब इसमें क्या करूंगा मैं कि ये मैं आपको कर देता हूँ, ये है, ये भी बहुत आसान। अब फिक्स कॉस्ट पड़ी है मेरे पास, मैंने करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, ठीक है। तो उसने बताया हुआ है कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, उसने हमें अमाउंट में दे दी है 58,600, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा सेल प्राइस के साथ तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन ये आ गई यूनिट्स में, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको इसको आप टोटल भी लेस कर सकते हो तो आपके पास यूनिट्स के अंदर आ जाएगी। ये इसका दूसरा तरीका भी है, सीएस रेशो निकाल लो। सीएस रेशो कैसे निकलेगा, एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका भी इसका इसमें लग सकता है, वो ये है कि आप टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन उठा लो 58,600, सॉरी 58,600, और इसको डिवाइड करोगे टोटल सेल्स के साथ, वो हमारे पास है 2,34,400। आपके पास ये सीएस क्या कहते हैं कि सीएस रेशो आ जाएगी, सॉरी क्या कहते हैं यार इसको, हाँ सीएस रेशो, सॉरी, ये सीएस रेशो आ गई है। आपने इसे निकाल लेना है ब्रेक इवन पॉइंट्स अमाउंट में। वो कैसा आएगा, फिक्स कॉस्ट उठाओ आप 24,480, और इसको डिवाइड करो 0.25 के साथ, तो आपके पास ब्रेक इवन आ गया क्या कहते हैं अमाउंट में। अब इसको जब डिवाइड करोगे सेल प्राइस के साथ, जो कि हमारे सवाल में गिवन है 20,
तो हमारे पास ये आ गया ब्रेक इवन यूनिट्स। ये सारे फार्मूला यहाँ पे लिखे होंगे, ये देखो। ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालने के लिए ब्रेक इवन हमने पहले रेवेन्यू निकाला, उसको सेल प्राइस से डिवाइड किया, तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी आ गया। ठीक है, इस तरीके से सवाल ये भी आसान था। और फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला यही है, बस इसी में गिर्द घूम के ना चीजें मिसिंग कर देगा और आपसे कुछ पूछ लेगा। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नीचे। अच्छा, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू न्यू लिमिटेड फॉर करंट पीरियड। हमारे पास उसने ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू दे दिया। ठीक है, अब ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू से मैं ब्रेक इवन अगर यूनिट्स में जाना है तो उसको डिवाइड करूंगा सेल प्राइस के साथ, तो मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स भी आ जाएंगे, जिस तरीके से अभी हमने निकाले हैं। ठीक है, वो हमसे मांग रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये गिवन इन्फॉर्मेशन देख के मुझे एक ही चीज याद आ रही है, फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, कि अगर मैं ये वाला कहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाऊं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ सकती है, क्योंकि इस सवाल में ना वेरिएबल कॉस्ट गिवन है कि मैं वो सेल प्राइस में से लेस करूं, इसको सेल प्राइस में से लेस करूं तो मेरे पास आ जाए, ना हमारे पास वो बाकी चीजें गिवन है, तो लेकिन फिक्स कॉस्ट गिवन है और मैं ब्रेक इवन यूनिट्स पे भी निकाल सकता हूँ, तो मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इस तरीके से निकाल सकता हूँ। इसको भी कर लेते हैं। देखो, ब्रेक इवन उसने अमाउंट में दिया हुआ है। अब ये 5,70,000 जो उसने अमाउंट में दिया हुआ है, इसको मैं सेल प्राइस के साथ डिवाइड करूंगा तो 28,500 ये ब्रेक इवन यूनिट्स में आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली चीज आ गई है। ठीक है, अब उसने फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है हमें, वो हमारे पास है 2,13,750। ठीक है, तो यूं कर लेते हैं, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट में दे रखी है 2,13,750। अब नीचे इसकी आती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो हमें इसने मांगा हुआ है, सपोज कर लेते हैं एक्स। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा 2,13,750। ठीक है, अब जब इस 2,13,750 को मैं डिवाइड करूंगा 28,500 से, तो मेरे पास एक्स भी आ जाएगा विच इज 7.5। तो ये मेरे पास आ गई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस फॉर्मूला के तहत हमने ये चीज निकाली। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास अगला है क्वेश्चन नंबर 24, ये ग्राफ वाला है। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास एक ग्राफ है, ब्रेक इवन चार्ट है। ठीक है, हमने इसको समझा हुआ है। अच्छा, ब्रेक इवन सेल वो कह रहा है अगर 4.5 मिलियन यूनिट्स हो। अब मैं यूनिट्स में जाऊं, ढूंढूं 4.5 मिलियन, उसमें यहाँ पे लाइन भी लगाई हुई है। ठीक है, तो कैलकुलेट करो प्रॉफिट कितना होगा इसके ऊपर। तो मैं ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ कि इस पे हमारी सेल हो रही है 9 और कॉस्ट लग रही है तकरीबन 7। ठीक है, तो 9 में से आप 7 निकालो तो 2 का प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये भी निकल आया प्रॉफिट। ये उसने सेल दे दी है, ये कॉस्ट दे दी है, तो 9 में से 7 निकालो तो आपके पास 2 का प्रॉफिट बनता है 4.5 यूनिट्स पे, मिलियन यूनिट्स पे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, इसमें हमसे वो मांग रहा है ZPLC मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विच इट सेल्स फॉर $16 पर यूनिट। ठीक है, सेल प्राइस हमारे पास है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 76,800 पर मंथ। ठीक है, द प्रोडक्ट हैज कंट्रीब्यूशन CS रेशियो उसने दी हुई है 40% या 0.4, और फिर हमारे पास एक्चुअल सेल है 2,24,000। ठीक है, और फिर हमारे पास हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकाली। तो फार्मूला शीट पे जाते हैं, देखते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट का क्या फार्मूला है। ये रहा। ठीक है, अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालनी है तो मैं टोटल एक्चुअल यूनिट्स निकालूंगा। ठीक है, और उनको ब्रेक इवन में से यूनिट में से लेस कर दूंगा, तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स भी आ जाएगी। अब एक एक चीज को देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एक्चुअल एक्चुअल की। ठीक है, एक्चुअल रेवेन्यू यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, वो हमारे पास सवाल में वो बता रहा है कि हमने एक्चुअल सेल की है 2,24,000 की, और एक की सेलिंग प्राइस 16 है, तो उनको आपस में मैं डिवाइड करूंगा
तो मेरे पास ये आ गई 14,000 हमारे पास आ गई एक्चुअल सेल। ठीक है, अब मुझे चाहिए दूसरी ब्रेक इवन की यूनिट्स। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। इसके लिए वो मुझे क्या चाहिए, ब्रेक इवन के यूनिट्स पे मैं दोबारा फार्मूले को देखता हूँ। तो मुझे याद आया कि इसके लिए मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि सवाल में मुझे फिक्स कॉस्ट तो गिवन है लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं गिवन। ठीक है, तो इसके भी दो तरीके हैं। या तो इसको मैं डिवाइड करूंगा CS रेशो के साथ तो मेरे पास ब्रेक इवन अमाउंट में आ जाएगी, और उसको 16 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स में आ जाएंगे, जिस तरीके से अभी किया है। या एक और दूसरा तरीका भी है, जो जो भी पहले समझाए कि इस पहले मैं निकाल लेता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो भी निकल आएगा मेरे पास CS रेशो वाले फार्मूला से। एक दूसरा तरीका से दोनों तरीकों से कर लेते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास है ये वाला तरीका जो अभी हमने किया है कि हमने ये फिक्स कॉस्ट उठानी है, तो डिवाइड करना है CS रेशो के साथ। तो मेरे पास ये ब्रेक इवन अमाउंट्स में आ गया। ठीक है, और फिर 1,92,000 को मैं जब डिवाइड करूंगा, सेल प्राइस हमारे पास कितनी है 16, तो मेरे पास ये 12,000 यूनिट्स आ गए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं CS रेशियो से पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालूं और उसको जब फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इस फार्मूला के तहत कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करने से मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स में आ जाएगा। वो भी कर लेते हैं कि हमारे पास CS रेशियो में वो कह रहा है कि आपकी CS रेशियो है 0.4 इक्वल। अब CS रेशियो में ऊपर C आता है, नीचे S आता है। S उसने सेल प्राइस पर यूनिट हमें दी हुई है 16। ठीक है, तो ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास C आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो ये मेरे पास हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। ठीक है, CS रेशियो में जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नीचे होता है। अब जब इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को क्या है हमारे पास 6.4 को मैं फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करूंगा। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 76,800 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट क्या था 64, है ना। तो हमारे पास ये आ गया नहीं 0.64 नहीं, 6.4 था 6.4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 76 क्या था 800 डिवाइडेड बाय 6.4। ये मेरे पास 12,000 आगे ब्रेक इवन के यूनिट्स। ठीक है, दोनों तरीकों से हमने देख लिया। अमाउंट निकाल के सेल प्राइस से डिवाइड करेंगे तब भी ब्रेक इवन यूनिट्स में आ जाएगा, और सेल इस फॉर्मूला से CS रेशियो वाले फॉर्मूला से हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के फिक्स कॉस्ट से डिवाइड किया तो हमारे पास ब्रेक इवन पर यूनिट जिसका अपना फार्मूला है उससे भी निकाल लिया। अब इनमें जो फर्क है वो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो ये फर्क आ जाता है, इसका मतलब ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास यूनिट्स में तभी आती है जब हम टोटल एक्चुअल रेवेन्यू या यूनिट्स में हो या अमाउंट्स में हो उसमें से ब्रेक इवन यूनिट्स लेस करेंगे। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि 12,000 तक हमने नो प्रॉफिट नो लॉस कमाया है, जबकि ऊपर जो हमने तकरीबन ये हो जाएगा 2,000 जो फर्क आता है इसमें वो हमारा प्रॉफिट वाला एरिया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी। तो ये भी सवाल हो गया। यही फार्मूला है, बस उनमें आपको घुमाएगा, अच्छा खासा घुमाएगा। कहाँ के सवाल ये। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 30। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। इसमें हमसे वो मांग रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में। तो वही फार्मूला दोबारा से कि एक्चुअल सेल इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास उसने इस बार क्या किया, उसने आपको इस बार ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया अमाउंट में, उसको सेल से डिवाइड करोगे। उसने इस बार ये बता दिया हमें, उस बार किसी चीज में हरकत करेगा कोई ना कोई। उसने क्या किया 2,70,000 को जब आप डिवाइड करोगे सेल प्राइस के साथ जो है 10, तो ये आपके आ गई ब्रेक इवन यूनिट्स में। ठीक है, और एक्चुअल सेल में इस बार उसने कोई हरकत की होगी वो देख लेते हैं। एक्चुअल सेल वो कह रहा है, अच्छा ये देख लेते हैं। एक्चुअल सेल्स के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तो अब हम फार्मूला को रिकैप करते हैं।
अब ये आपको पता है कि एक्चुअल सेल जो होती है हमारी इक्वल होती है ब्रेक इवन प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो जो एक्चुअल सेल होती है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 200 मिलियन की सेल की और 150 उसका फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन है कि 150 यूनिट्स उसने 150 की जब सेल की अमाउंट में या यूनिट्स में, तो इसका मतलब यह है कि 150 तक तो करने में उसको ना कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। जो ऊपर की 5 लाख की ऊपर जो सेल की, ठीक है, जब 50,000 के ऊपर की सेल की, वहां से कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करना शुरू किया, वही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो अगर सवाल के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25 है, 25% है, ठीक है, ठीक है, और सेल तो होती है इन दोनों का सम है 100%, तो इसका मतलब ये है कि बैलेंसिंग हमारे पास जो ब्रेक इवन है वो 75% होगा। ठीक है, अब इसके भी दो तरीके हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये पता है कि जो 27,000 मेरे पास ये है ये 75% है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इसी फार्मूला को आगे जहन नशीन करके चलते हैं आगे, कि जो 27,000 है ये है खुद 75%। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझाता हूं मैं आपको। 27,000 है 75%, अगर मैंने एक्चुअल सेल निकालनी है तो वो है 100%, तो 100% से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मेरे पास 36,000 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 36,000 का 75% 27,000 है। तो अगर 36,000 में से मैं 27,000 निकालूंगा तो बैलेंसिंग जो हमारे पास अमाउंट आती है 9,000, ये हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और इसी फार्मूला के तहत अगर मैं डायरेक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकालना चाहूँ कि जानी मेरे पास 27,000 तो जो खुद है वो तो है 75%। ठीक है, और अगर इसको मैं 25% पे लेके जाऊं जो कि है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ये 9,000 डायरेक्ट भी मेरे पास आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हमने निकाल लिया कि ब्रेक इवन जो यूनिट 27,000 है वो खुद 75% है किसी के। अगर मैं उसको 75% से डिवाइड करता हूँ और 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअल एक्चुअल यूनिट्स में निकाल सकता हूँ। या अगर वो 75% से डिवाइड करके 25,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि वो जिसका 75% है उसका 25,000 9,000 है। ठीक है, ये समझ आया? आ गया जी, आ गया। गुड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारे पास 33 34। ठीक है, अच्छा ये 33 तो बहुत आसान है। इसमें हमारे पास वो कह रहा है व्हाट इज द बजटेड एनुअल सेल रेवेन्यू फॉर बिजनेस, कि हमने अब सेल रेवेन्यू निकालना है। बिजनेस सेल करता है प्रोडक्ट को 85 पर यूनिट पे, वेरिएबल कॉस्ट उसमें 53 है और टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास 30,000 है। और हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 17,50, और हमारे पास हमने एक्चुअल सेल निकालना है। अब उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दिया ना, इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला तो ये वाला लगना है। ठीक है, अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल ये एक्चुअल रेवेन्यू मांग रहा है बीच वाला और उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ये ब्रेक इवन ये बताया होगा किसी तरीके से, या ब्रेक इवन निकालना होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में डायरेक्ट बताया हुआ है, तो हम इस पे भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैंने फॉर एग्जांपल मार्जिन ऑफ सेफ्टी को तो पता चल गया हमें, ब्रेक इवन के ऊपर मैं आऊं तो मैं देखूंगी ब्रेक इवन किस तरीके से निकल सकता है। तो अब मैं अगर सवाल को देख रहा हूँ कि फिक्स कॉस्ट भी गिवन है और ये 85 में से 53 में लेस करूंगा तो मेरे पास वेरिएबल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ जाएगा, तो ये निकाल लेता हूँ मैं ब्रेक इवन यूनिट्स में। ब्रेक इवन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट ने दी हुई है कितनी, 30,000। इसमें से मैं डिवाइड करूंगा, पहले मैं इसको अलग से कर लेता हूँ। अच्छा, चलो ऐसे करो, 85 सेल प्राइस है, ठीक है, और उसमें 53 वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसको निकालने से वेरिएबल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा और वो हमारे पास होगा 937.5। और इसको छोड़ो ऐसे, इसको देखो कि जो 937.5 होता है ना, ये यूनिट्स में कभी भी पॉइंट भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक यूनिट कभी भी आप किसी को आधा नहीं बेचते, तो इसको आप राउंड अबाउट कर लो, इसको 938 कर लो। ठीक है, और उसके मुकाबले में हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स कितने हैं वो सवाल में गिवन है, वो है 1750। ठीक है,
इसका मतलब ये है, अगर इन दोनों को मैं मिलाऊंगा, वही फार्मूला कि ब्रेक इवन प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल। ठीक है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो मेरे पास एक्चुअल सेल आ जाएगी। ये यूनिट्स के अंदर है। अब देखते हैं कि सवाल में यूनिट्स में मांग रहा है कि अमाउंट में मांग रहा है। अगर तो यूनिट्स मांग रहा है तो यही इसका आंसर है। अमाउंट में होगा तो सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा वो देखो, रेवेन्यू मांग रहा है डॉलर के अंदर, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे सेल प्राइस के साथ, सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस हमारे पास है 85। तो हमारे पास ये अमाउंट आती है और ये डॉलर्स के अंदर इसका रेवेन्यू है, एक्चुअल सेल है। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया। आगे आ जाओ 34। ठीक है, इसके अंदर हमने निकालना है डायरेक्ट वेजेस, जो कि है 30% ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब हमें किसी तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और उसका जब 30% लेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट वेजेस भी आ जाएंगे जो हमने निकालने। तो वही कह रहा है कि सो द डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट फॉर द पीरियड वाज, ये हमने निकालना है सवाल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि, अच्छा एक चीज आपको मैं बेसिकली बता दूं कि जो अकाउंटिंग के अंदर सीवीपी में जो हमारा स्टेटमेंट के फॉर्मेट होता है ना, वो ये होता है कि सेल, उसमें से हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, और उसमें से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाता है नेट या टोटल प्रॉफिट। तो ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसी फॉर्मेट के तहत हम मिसिंग चीजों को निकाल सकते हैं, ऊपर नीचे जाके हम चीजों को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं देखूं, मेरे पास सवाल के अंदर निकालना है, पहले मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, और उसका मैं जब 30% दूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट वेजेस का भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं सवाल में देखूं कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो मेरे पास वो कह रहा है कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, उसका सीएस रेशियो है 20%। ठीक है, और सीएस रेशियो से मेरे पास आ सकता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ सकता है और सेल प्राइस पर यूनिट भी आ सकता है। फिर वो कह रहा है द टोटल सेलिंग प्राइस उसने बता दी है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इससे निकाल लेंगे सीएस रेशियो से। ठीक है, फिक्स कॉस्ट यही बता दिया उसने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट से जब मैं इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ब्रेक इवन अमाउंट भी आ जाएगी। ठीक है, को छोड़ो। और फिर हमारे पास है कि प्रॉफिट अर्नड इन द पीरियड, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट भी उसने बता दिया। ठीक है, और डायरेक्ट वेजेस को हमने निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि सेल में से अगर मैं क्या कहते हैं कि सेल में से अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालूंगा तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है इसके तहत। ठीक है, ये हमने निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट को निकालना है, तो ये इन दोनों के दरमियान अटकी हुई है। तो अगर मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को कोई कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालूंगा तो ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसकी लेते हैं सेल माइनस वेरिएबल, सॉरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। अब हम देखते हैं कि हम इन चीजों पे कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला वही लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन की। ठीक है, अच्छा कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखते हैं कि गिवन है कि नहीं गिवन है। अच्छा वो देख लेते हैं। अच्छा कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए मैं देखता हूं कि मेरे पास फिक्स कॉस्ट गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है, तो ये आ जाएगी कि अगर मैं प्रॉफिट कितना है, उस प्रॉफिट में मैं ऐड करूंगा फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। प्रॉफिट हमारे पास है 5520 प्लस 48,000, तो ये मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। ठीक है, ये तो आ गया। अब मैंने निकालना है सेल को, तो सेल निकालते हैं। अच्छा अब सेल देखो किस तरीके से निकल सकती है, मैं देख रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि मुझे सवाल के अंदर सीएस रेशियो गिवन है। तो अगर मैं सीएस रेशियो को रिकॉल करूं तो सी ऊपर होता है, कंट्रीब्यूशन सेल नीचे होती है, तो इससे हमारे पास सीएस रेशियो आता है, और वो हमारे सवाल में गिवन है 0.2। ठीक है, तो हमारे पास सेल कितनी गिवन है, सेल प्राइस हमारे पास गिवन है, सॉरी हमें कंट्रीब्यूशन में निकाला है, कंट्रीब्यूशन हमारे पास गिवन है 53520। ठीक है, तो मेरे पास टोटल सेल आ जाएगी, तो 0.2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और यहाँ पे 53520, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सेल आ जाएगी। सेल के टोटल में, क्योंकि मैं कंट्रीब्यूशन भी टोटल ले रहा हूँ,
कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट नहीं है, तो 53520 डिवाइडेड बाय 0.2, इसका मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स का 20%। तो ये इसका मतलब ये है कि टोटल सेल मेरे पास है 2,67,600। ठीक है, तो अब इसको मैं जब इसमें से लेस करूंगा तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आ जाओ, 267,600 माइनस 53,520, तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 2,14,080। ठीक है, तो इसका जब मैं 30% लूंगा, थर्टी परसेंट कितना परसेंट है, 30%। डायरेक्ट वेजेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के 30% है, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट वेजेस इटसेल्फ 6,04,000 सॉरी 6 नहीं 64,224 हमारे पास, ये हमारे पास डायरेक्ट वेजेस आ जाते हैं। तो ये समझ आया, बातें हो गई हैं, बस वो घुमा के कर रहा है। आपने टोटल पहले एक तो रिकॉल कर लेते हैं दफा, आपसे वो कह रहा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट वेजेस जो है 30% है। इसका मतलब ये है कि अगर तो हमें खुद ही लॉजिकली बात है कि अगर वो वेरिएबल कॉस्ट ही दे दे तो 30% लेके हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और उसका 30% लेंगे तो डायरेक्ट वेजेस आएंगी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलता है सेल माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, इस फॉर्मूला के तहत इसके ऊपर कहाँ गए, इसके ऊपर नीचे सेल और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो सबसे पहले हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया, वो कैसे निकाला, अब प्रॉफिट में से हमने फिक्स कॉस्ट को ऐड किया। ठीक है, इसमें जब ये ऐड होता है तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, क्योंकि इसी में से फिक्स कॉस्ट लेस होगी तो प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला, फिर उसने हमें सी एस रेशो गिवन थी, तो सी एस रेशो में हमने सी डाल दिया और सी एस रेशो डाल दिया और एस निकाल लिया, और वही एस जब हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से लेस कर दिया तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब सवाल कह रहा था 30% जो है वो डायरेक्ट वेजेस हैं, तो हमारे पास 30% डायरेक्ट वेजेस भी आ गए। समझ आया? जी जी जी। सही। अच्छा, इसको खत्म करो। ओके, अच्छा अगला हमारे पास है 37, इसको देख लेते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, विच सेल्स फॉर $15 सॉरी 15 pounds per unit, द सेल कहाँ गया, द प्रोडक्ट हैज कंट्रीब्यूशन, फिर उसने सी एस रेशो दे दी है और उसने हमें ब्रेक इवन पॉइंट इज सेल्स ऑफ 18,000। इसका मतलब ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट के अंदर उसने दे दिया है 18,000, और फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालना है मुझे सवाल के अंदर, तो प्रॉफिट निकालना है इसका मतलब है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। मैंने उड़ा दिया इसको, दोबारा से लेके आते हैं जरा। ये देखो, तुम सारे चले जाओ, तुम रह जाओ। मैंने प्रॉफिट निकालना है, तो उसका मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में फिक्स कॉस्ट को मैं लेस करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अभी ये करके चीजों को देखते हैं कि क्या चीज हमारे पास गिवन है क्या नहीं गिवन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन को। इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कोई भी डायरेक्ट हमारे पास पॉइंट नहीं गिवन, लेकिन उसने हमें बता रखा है कि सी एस रेशियो हमारे पास है 40%, और कंपनी की जो एक सेल प्राइस है वो हमारे पास है 15। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसको जब मैं यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल में भी आ जाएगा। तो देख लेते हैं, हमारे पास सी और एस इक्वल है, कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, सी एस रेशियो 0.4, 40% देख के बाद उसने हमें सेल प्राइस दी हुई है, सी निकाल लेंगे उसमें से, सेल प्राइस कितनी है 515। ठीक है, इक्वल 40%।
अब जब इस 15 का आप 40% लोगे तो आपके पास, इसका मतलब ये है कि सेल प्राइस 15 है और उसका 40% जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। इसका मतलब वैसे ही समझाने के लिए 60% क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। सेल अगर यहाँ पे 15 है, उसका 40% 6 जो है वो सेम रेशियो है, और बाकी जो हमारे पास 60% होगा वो उसकी वेरिएबल कॉस्ट होगा। खैर, फॉर दिस क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया 6। तो सारे को यहाँ पे लिख लेते हैं पर यूनिट, ठीक है, ये पर यूनिट, ठीक है। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितने हमने यूनिट्स इस बार बेचे हैं, सवाल कह रहा है 1500, 6 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो मेरे पास 9000 की आ गई कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। फिर हमने निकालना है फिक्स कॉस्ट को। अच्छा, फिक्स कॉस्ट की कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे आपको पता है कि ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम होते हैं, ठीक है। हमने जितना प्रॉफिट कमाया होता है उतना ही हमारा खर्चा होता है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास सेम होते हैं, वही हमने ब्रेक इवन पॉइंट होता है, और उसी को निकालने के लिए हम फिक्स कॉस्ट को इसमें से डिवाइड सिक्स करते कैसे हैं। निकाला है? हाँ, ये 6 कैसे निकाला? ये आपके पास देखो ना, CS रेशियो होती है ना, ठीक है। और हम इससे पहले निकाल रहे हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास CS रेशियो में, आपके पास सेल प्राइस गिवन है यहाँ पे सवाल में 15 नीचे रख लिया है, और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला CS रेशियो जो हमारे पास है ये 40% यहाँ पे आ गया, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो आपके पास C आ जाता है, बैलेंसिंग अमाउंट। 15 का 40% लो, जी जी। ठीक है। तो C को आगे जब हमने यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया है, इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को 6 को, तो हमारे पास 9000 टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, ठीक है। उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करना है, और हम प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है उसके ऊपर पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हम फिक्स कॉस्ट को निकालने की हम बात कर रहे थे कि उस सवाल ने हमें बताया है कि हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हमारे पास सेल है 18000 की, मतलब ब्रेक इवन इस 18000 के ऊपर ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ये 18000 वो सिचुएशन जहां पे जो हमारी अर्निंग वो फिक्स कॉस्ट के बराबर है। आप याद करो ना, फिक्स कॉस्ट का जो सॉरी ये जो कंट्रीब्यूट क्या कहते हैं ब्रेक इवन का जो फॉर्मूला भी होता है, उसमें हम फिक्स कॉस्ट को ही क्यों डिवाइड करते हैं, कहाँ गया ये, फिक्स कॉस्ट को ही क्यों डिवाइड करते हैं CS रेशियो या यूनिट्स के लिए कंट्रीब्यूशन पर मार्जिन के पर यूनिट के साथ, क्योंकि ये ऐसी पॉइंट होती है, ऐसी स्टेट होती है जहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ये बेसिक सी बात है, जनरल सी बात है, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट होता है ब्रेक इवन कि वो हम इतने खर्चे निकाल लें कि हमारे जो फिक्स कॉस्ट है वो तो निकल आए एटलीस्ट, ठीक है, जो हमारे लिए अनअवॉइडेबल है। तो ये वो सिचुएशन होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इस वक्त कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, जो ब्रेक इवन वाला पॉइंट है 18000, यही हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। ये जो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट है, ये जहां 18000 जिसके ऊपर हम कमा रहे हैं, ये 18000 इतने ही पैसे हैं कि अपने फिक्स कॉस्ट के खर्चे हम पूरे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ना कोई सेल शामिल है, ना वेरिएबल कॉस्ट शामिल है, ना कोई प्रॉफिट शामिल है। ये जो ब्रेक इवन के ऊपर हम सेल कर रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ हम फिक्स कॉस्ट निकालने के खर्चे ही पूरे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो 18000 है यही हमारी फिक्स कॉस्ट है। ये 18000 आ रहे हैं, फिक्स कॉस्ट पे जा रहे हैं, मतलब 18000 जो आ रहे हैं फिक्स कॉस्ट पे जा रहे हैं, तो मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट ही 18000 है जिसके ऊपर जा रहे हैं ये पूरे पूरे 18000, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई हमारे पास फिक्स कॉस्ट। अब हमने निकालना क्या था, फिक्स कॉस्ट क्या कहते हैं टोटल, ठीक है। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अपनी सेल्स रेशियो के साथ, तो मेरे पास तकरीबन कोई 72,000 जो आता है, सॉरी 7200 जो आता है, 40% इसका, तो ये मेरे पास सिर्फ आ जाएगा 40% इसका जो है वो फिक्स कॉस्ट है। अब मैंने जो कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ 9000 की, उसमें फिक्स कॉस्ट है 7200 की। जब इसको मैं इसमें से लेस करूंगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, CM रेशियो यहाँ पे 9000,
और ये मेरे पास 7200 जब इसमें से लेस होगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट बचेगा मेरे पास 1800। इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, एक और भी मुझे एंगल याद आ रहा है, आपको मैं फॉर्मूला पे ले जाता हूँ। देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है ब्रेक इवन का, ब्रेक इवन अमाउंट का, हमने अमाउंट में निकाल रहे हैं ना चीजें। अब मेरे साथ बिल्कुल फ्रेश होकर सुनना दोबारा दोबारा, ठीक है। ब्रेक इवन का रेवेन्यू का हमारे पास फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट में जब हम CS रेशियो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ब्रेक इवन अमाउंट में आ जाता है। अब उसने सवाल में आपको ब्रेक इवन अमाउंट में दी हुई है, ये देखो 18,000 ये दी हुई है, फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई, इसको एक्सपोज करो। और हमारे पास नीचे जो फॉर्मूला में CS रेशियो भी आता है वो भी सवाल में दी हुई है 40%, ठीक है। अब इस 18,000 का 40% लो, तो 7200 इस तरीके से भी निकला है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट निकालनी थी ना, एक्चुअली निकालना था ना, जी जी। तो 7200 आ गया। अब इसको जब आप लेस करोगे 9,000 जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकला तो हमारे पास 1800 प्रॉफिट आ जाता है। ये सवाल कहते हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये जो चीजें हैं ना BPP और कैप्लान, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इसको डीपली कर रहे हो और जो सवाल समझ नहीं आ रहा है वो भेज रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये अच्छे तरीके से कर लिया ना फिर आपको पीछे कुछ नहीं बचता जो करने वाला होता है। तो ये चीजें जो है ना इसको अच्छे से समझो, ठीक है। जो समझ नहीं आ रहा मैं बार बार समझाऊंगा, 1 लाख बार समझाऊंगा, तो समझो इसको, ठीक है। इसमें कोई भी सवाल कुछ भी अगर नहीं समझ आया तो मैं पूरा सवाल भी शुरू से समझा देता हूँ। नहीं सर, ये बीपीपी का प्लान नहीं है। अच्छा ये कोई और नोट्स है, चलो कोई नहीं, बात वही हो जाती है कि हो रही है प्रैक्टिस, हर तरह के सवाल देखे जा वो रहे हैं। पहले बीपीपी का प्लान में इतने मुश्किल एमसीक्यू है नहीं, वो हमने पहले कर लिए इतना। हाँ ये भी देखो ना इतने कोई मुश्किल है नहीं, ठीक है। इसमें बस वो घुमा लेता है बात को, ठीक है। प्रॉफिट मांगा उसने तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि CM रेशो जो CM है उसमें से फिक्स कॉस्ट निकालूंगा, अब उसको आपने निकालना है, CM को पहले निकाल लेना है और फिर फिक्स कॉस्ट को निकाल लेना है। CM रेशो में उसने आपको बताया कि CS रेशो आपके पास 40% है, ठीक है। उसने आपको दिया हुआ है सवाल में क्या कहते हैं कि सेल प्राइस दी है, तो आपके आपके जहन में फौरन अटकना चाहिए कि अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1500 के साथ तो मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, ठीक है। और उसमें फिक्स कॉस्ट का उसने हवाला दिया है कि ब्रेक इवन उसने सेल में दिया हुआ है, उसको डिवाइड, अब उसको उसके फार्मूला के अंदर CS रेशियो भी डलता है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 40% के साथ तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी, उन दोनों को आपस में मैं लेस करूंगा, नेट करूंगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1800 का, ठीक है। जी। चलो कोई अगर बात नहीं है तो फिर पूछ लो। बाकी यही तो होता ही है कि अगर फॉर एग्जांपल 20 MCQs हैं तो 2-4 तो आपको समझ नहीं आते, जाहिर सी बात है। तो वो है कि बंदा ऐसा ऐसा प्रैक्टिस से उनके भी क्लोज होता जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बात ये है खैर। 7200 कैसे आया था? हाँ 7200 कैसे आया था? हमारे पास ना देखो ये फार्मूला होता है, इधर क्या फार्मूला, ये वाला, ठीक है। अब ना मैं सवाल कर रहा था और मुझे ना याद आया कि मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। और मैं सवाल देख रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है सवाल के अंदर एक आ रहा है ब्रेक इवन अमाउंट में दिया हुआ उसने इन सेल्स, ठीक है, अमाउंट के अंदर दिया हुआ है और CS रेशो भी दी हुई है उसने। तो मुझे याद आया इस फार्मूला के अंदर अगर मैं ये CS रेशो डाल दूं और ये ब्रेक इवन अमाउंट डाल दूं तो मेरे पास फिक्स ठीक कॉस्ट है, भी आ जाएगी। पता चला गया। हाँ तो वही हमने किया है, ये इस तरीके से हम इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7200 आ गया, 72200। पता चल गया। अच्छा अगले पे आ जाओ, अगला क्या है 41 एंड 42। अच्छा 41, H लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट विच इट सेल्स एट 6 पर यूनिट, ये हमारे पास सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट की 2 है, बजटेड फिक्स कॉस्ट है 1,08,000, टारगेट प्रॉफिट है 20,000। ये तो यार प्योरली टारगेट प्रॉफिट वाला सवाल है, इसमें तो कुछ मुश्किल भी नहीं था। खैर इसको देख लेते हैं टारगेट प्रॉफिट का क्या फार्मूला था। टारगेट प्रॉफिट क्या यूनिट्स में मांगा हुआ है, तो यूनिट्स में अगर टारगेट प्रॉफिट मैंने निकालना है, अमाउंट आ गई, ठीक है, यूनिट्स तो ये रहा,
इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास फिक्स कॉस्ट सवाल में गिवन, ठीक है, टारगेट प्रॉफिट सवाल में गिवन। अब मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, तो 6 में से मैं 2 निकालूंगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ जाएगा। 32,000 आ जाएगा। क्या 32,000 आंसर आ जाएगा। हाँ 32,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर हमारे पास है 42 में वही है, बस उन्हें थोड़ी बात घुमाई हुई है इसमें, ऐसी वो सवालों में करेगा, बात घुमा देगा, ठीक है। वो कह रहा है कि टारगेट प्रॉफिट हमने निकालना है, उसके लिए आपने अमाउंट निकालनी कितनी होनी चाहिए कि हमने टारगेट प्रॉफिट अचीव कर सकें। इसमें सीएस रेशो दे रखा है, ठीक है, और अब वो अमाउंट में पूछ रहा है, ठीक है, अमाउंट में पूछ रहा है, तो इसमें तो मजे की बात है, इस्तेमाल ही सीएस रेशो होता है, ठीक है। ऊपर उसने हमारे पास दे दिया है कि टारगेट प्रॉफिट हमारे पास हमने जो निकालना है वो हमारे पास है 18,000, ठीक है। इसमें आप कोई यकीन सॉरी टू से ओके कोई हरकत करेगा तो वो करेगा कि फिक्स कॉस्ट उसने आपको डायरेक्ट नहीं थी, ठीक है। अब आपने फिक्स कॉस्ट निकालना है, फिक्स कॉस्ट के लिए फिर वही रिकॉल करो फार्मूला को, जब भी हम निकाले भी थे कि हम फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं। सेल होता है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेस होती है जब इसमें से लेस कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, उसमें से लेस फिक्स कॉस्ट होती है, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर मुझे इसके ऊपर पहुंचना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन में से मैं नेट प्रॉफिट लेस करूंगा, जिस तरीके से हमने ऊपर सेल में से सीएम लेस किया था तो वेरिएबल कॉस्ट पे पहुंच गए थे, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से प्रॉफिट लेस करूंगा तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब वो निकाल लेते हैं। तो बाकी चीजें उसने गिवन है, हमें फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई, फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। कैसे आएगी कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकलेगा, ये उसने दे दी है टोटल फिक्स कॉस्ट है हमारे पास, ये रहा सवाल ना, हाँ, ये उसने दी हुई है हमें 2 लाख की टोटल सेल, ठीक है, और उसका जो 40% है वो हमारे पास उसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो क्या होता है कि जो हमारी सेल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, ठीक है। तो अगर सेल हमारे पास 2 लाख है तो उसका 40% जो होगा वो उसकी कंट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। उसको दूसरे तरीके से फॉर्मूला से भी मैं करके दे सकता हूँ कि हमने कंट्रीब्यूशन निकालनी है, ठीक है, और सेल उसने दे दी है कितनी 2 लाख, और ऊपर दूसरी तरफ से हमारे पास इसकी सीएस रेशियो है 40%, 80,000 बनेगी। हाँ 80,000, ठीक है। तो ये इसमें नेट प्रॉफिट माइनस कर देना। हाँ इसमें से प्रॉफिट माइनस करो, प्रॉफिट 10,000, कितना है? तो प्रॉफिट हमारे पास है 10,000, ये देखो प्रॉफिट, 70,000 आ जाएगी। तो 70,000 हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। अब बाकी चीजें पूरी हैं, ये 70,000, टारगेट प्रॉफिट कितना है 18,000, और इसको जब आप डिवाइड करोगे, ये आप खुद ही करना होगा, तो यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है, डिवाइड करोगे सीएस रेशियो के साथ जो हमारे सवाल में है 0.4, तो आपके पास टारगेट प्रॉफिट अमाउंट क्या है, 2,20,000 आ जाएगा। यस 2,20,000, ठीक है। तो ये इसका ए आंसर, ठीक है। ये सवाल नहीं किया हमने ना, 38 नहीं किया, अच्छा ये भी कर लेते हैं। अच्छा ये बड़ा मजे का सवाल भी है, हाँ ये देखो, ये ऐसे हमने सवाल वैसे बहुत किए थे जब हमने ना प्रैक्टिस सेशन रखा था, ये जो अमाउंट्स बाद में चेंज होती हैं। अच्छा इसको देख लेते हैं। हमारे पास सवाल में कह रहा है कि वी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, गुड हो गया। उसकी हमारे पास बताया हुआ है कि टोटल सेल रेवेन्यू हमारे पास है 1,15,000, सेल प्राइस उसने बताई हुई है 25 है, टोटल फिक्स कॉस्ट में बताई हुई है कि 23,486 है, ठीक है। और फिर हमारे पास सीएस रेशियो बताई हुई है। वो कह रहा है कि कैलकुलेट करो प्रॉफिट या लॉस इस पीरियड का,
और इफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज रिड्यूस बाय 25% और 16%। इसका मतलब ये है कि ये जो अमाउंट निकली हुई है ना, ये 100% निकली हुई है। तो हमने जो निकालना है बाकी प्रॉफिट और लॉस, वो निकालना है अगर ये 25% और 6% इनकी अमाउंट्स में कमी आ जाए, हमारे यूनिट्स जो है 25% कम हो जाए और वेरिएबल कॉस्ट 6% बढ़ जाए। ठीक है, तो पहले ओल्ड वाला हिसाब किताब निकाल लेते हैं और उनमें फिर चेंजेस करते जाएंगे और देखेंगे तब क्या फर्क होगा। तो ये हमारे पास पहले निकाल लेते हैं ओल्ड का हिसाब किताब। ओल्ड में मेरे पास सेलिंग प्राइस है, ओल्ड को ना यहाँ गया, ओल्ड में मेरे पास सेलिंग प्राइस बता रहा है 25 है। ठीक है, और ओल्ड की टोटल सेल मेरे पास है वो है 1,15,000। अच्छा, अब सवाल में ना वो कह रहा है कि इस नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के अंदर रिडक्शन आया है, तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ यूनिट्स पुराने मुझे निकालने पड़ेंगे कि पहले हम कितने बेचते थे। वो कैसे निकलेगा मुझे बताना। इन दोनों इन्फॉर्मेशन से 25 और 1,15,000 से नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कैसे निकलेंगे। डिवाइड कर देंगे। हाँ, कि हम टोटल सेल इतनी करते हैं, एक की प्राइस इतनी, तो मतलब यह है कि हमने 4600 यूनिट्स बेचे हैं। ठीक है, फिर आगे वो कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंजेस आएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सवाल में वो दे रहा है सीएस रेशियो दे रहा है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे। अच्छा मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगी। वो सीएस रेशियो है 30%, 30% से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगी। सीएस रेशियो का फॉर्मूला याद करो जरा, क्या होता है उसमें, ऊपर क्या होता है, और मेरे साथ जरा बताना ऊपर क्या होता है सीएस रेशियो में। कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देते हैं सेलिंग प्राइस पे। हाँ, तो ऊपर कंट्रीब्यूशन होता है, वो हमें निकालना है। नीचे सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस कितना है 25 है। 25 है, और दूसरी तरफ उसकी रेशियो आ जाती है, वो हमारे सवाल में कितनी है सीएस रेशियो 30%। 30%। तो हमने वो सी कैसे निकालना है जो कंट्रीब्यूशन ऊपर आता है। वो मल्टीप्लाई कर देना। वेरी गुड। 25 का जब 30% लेंगे ना, मतलब यह है कि सेल प्राइस जो हम 25 रखी हुई है उसमें जो 30% है वो उसकी कंट्रीब्यूशन है, तो 70% क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट, वैसे ही निकालने के लिए। तो उस तरीके से भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करता हूँ चीजों को ज्यादा ज्यादा। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी। एक तो डायरेक्ट तरीका भी था, उससे भी कर लेते। ये ना बात आपको ना नेक्स्ट लेवल पे आ गए हो, तो आपको पता होना चाहिए अगर एक सेल प्राइस का 30% उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मतलब ये है कि 70% जो है ना उसका, वो उसकी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, विच इज 17.5। या इसका और तरीका भी हो सकता था कि आपने जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अलग निकाला है, तो 25 माइनस 7.5 करोगे तो बीच वाली अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी 17.5। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब हम करते हैं इनके अंदर चेंजेस। ये तो हमारे पास थी ओल्ड इन्फॉर्मेशन, न्यू। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हमारी जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हैं वो 25% कम हो गए। अब हम इस नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को 25% कम करेंगे। 4600 मल्टीप्लाई बाय इसका 75% कितना होगा 3,450। ठीक है, और दूसरी बात वो क्या कर रहा है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 6% बढ़ गई है। तो ये 17 आया था, ये कितने 6%, 106 से मल्टीप्लाई करेंगे 600%, तो हमारे पास ये बढ़ गई है 18.55 हो गई है। ठीक है, तो हमने अब निकालना क्या है, हमने निकालना है प्रॉफिट। अब हम सिंपली चीजों को लेके चलते जाएंगे और प्रॉफिट निकल आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे पास
25 इसको ना ऐसे प्रोसेस समझाने के लिए मैं यहाँ लेके चलता हूँ। हमारे पास सेल प्राइस सवाल में गिवन है, वैसे लंबा स्टेटमेंट बना सकते हैं लेकिन स्टेटमेंट छोड़ो, शॉर्ट में चलते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे 25 सेल प्राइस है और उसके हमने वेरिएबल कॉस्ट लेस करना है उसमें से 18.5 अपनी इन्फॉर्मेशन को लेके चलो। तो इसका मतलब यह है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मेरे पास आ जाएगा 6.45 और हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं? अब हम 3,455 यूनिट्स बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई 22,2छियासी। इसको ना आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, पर चलो ऐसे ही ले, सीएम रेशियो ऐसे भी आ सकती है। अब अगर इसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट लेस कर ली इस फार्मूला के तहत जो हमने पहले निकाला था, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है सवाल के अंदर? 23,486। इसका मतलब यह है कि मेरे पास लॉस आ रहा है 1201 का। ठीक है, ये समझ आया? सॉरी, ये हाँ सही नंबर सही। ऑफ हम्म। नंबर क्या? ऑफ यूनिट सोल्ड कैसे निकाल? देखो ना, सबसे पहले हमें कह रहा है कि सेल प्राइस इतनी है, टोटल सेल इतनी है, तो हमारे पास ओल्ड के हिसाब से 4600 हमारे पास यूनिट्स आ गए। ठीक है, अब वो सवाल में कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट निकाल के दो अगर यूनिट्स जो है नंबर ऑफ यूनिट 25% कम हो जाए और जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 4600 यूनिट्स ओरिजिनली थे, ओल्ड थे, उसमें हमने 25% जी कम जी यानी जी, कि पता चल गया। 75%। ठीक है, और इसी तरीके से हमने ये बढ़ा दिए 6%। तो हमारे पास हमने सेल प्राइस में से कंट्रीब्यूशन निकाल, वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, ये वाली न्यू वाली। तो हमारे पास एक रिवाइज्ड सीएम आ गया पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ जो इस बार हम बेच रहे हैं, ये हो जाएंगे यहाँ 50 हो जाएगा। तो हमारे पास तकरीबन ये आ गया 22,252.5। इसमें जब हमने फिक्स कॉस्ट निकाली तो हमारे पास 1233.5 हमारे पास लॉस आ रहा है। ठीक है, हाँ। अच्छा ये भी हो गया, ये दोनों हो गए थे। अच्छा अब रहते हैं ये थी, एक मेरे ख्याल से, हाँ थी, ये थी रहते। अच्छा, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन गिवन है और उसके उस तहत 3 सवाल गिवन है। पहला तो उसमें से थोड़ा आसान है, वो ये है कि अब ये समझना थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल चीजों को लेके चलूंगा ताकि चीजें ना आपके ना जहन में समा जाए अच्छे से। तो पहला हमारे पास है सवाल कि उसके अंदर हमारे पास सेलिंग प्राइस 10 है, वेरिएबल कॉस्ट 6 है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 2 है, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं है ये। तो हमारे पास बजटेड लेवल एक्टिविटी है 5000 यूनिट्स। ठीक है, फिर हमारे पास वो कह रहा है कि हाउ मेनी यूनिट मस्ट बी सोल्ड इफ डब्ल्यू विशेस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6000 और फॉर वन पीरियड। तो सिंपली ये तो टारगेट प्रॉफिट वाला सवाल है। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले चाहिए मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर होती है कि हमारे पास एक जो यूनिट की फिक्स कॉस्ट है वो 2 है, टोटल हम 5000 यूनिट सेल कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो 10,000 हमारे पास फिक्स कॉस्ट टोटल आ गई। ठीक है, अब ये 10,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट है 6,000। ठीक है, और इसको जब डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ, जो हमारे पास आता है 10 - 6 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा, तो यार क्या मसला है?
ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा, इतने मुझे यूनिट्स बेचने चाहिए कि मेरे पास जो टारगेट प्रॉफिट है 6,000 का वो अर्न हो जाए। इस फॉर्मूला के तहत हमने ये निकाला, ये वाला तो ग्रीन वो पड़ा, ये समझ आया? हाँ, रिपीट करना सर। देखो ये हमारे पास फार्मूला है ना, ठीक है, हमने ये यूनिट्स निकालने हैं कि हमारे पास जो 6,000 का ये टारगेट है वो कह रहा है हाउ मैनी यूनिट मस्ट बी सोल्ड के 6,000 का जो टारगेट है वो अर्न हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, हमारे सवाल में वो कह रहा है कि एक यूनिट की कॉस्ट है, ठीक है, और टोटल हमने फिक्स कॉस्ट आर बेस्ड ऑन बजटेड एक्टिविटी लेवल ऑफ 5,000 यूनिट्स के, हमने टोटल जो हमने 5,000 यूनिट्स है उसका ये OAR है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट। हमारे पास एक चीज आ गई, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। टारगेट प्रॉफिट सवाल में गिवन है कि 16,000 है। ठीक है, और फिर मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसा आता है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल 4,000 आता है कॉस्ट। इसका जवाब। हाँ 4,000 आता है इसका जवाब। हाँ, ये 4,000। बस ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब 42 कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, इफ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 20% एंड 12%, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ओरिजिनली सेलिंग प्राइसेस 10 और 6 गिवन है उसमें इंक्रीज करना है हमने 20% और 12% का। ठीक है, और रेस्पेक्टिवली, एंड हाउ मच सेल वॉल्यूम चेंज शुड कंपेयर विद ओरिजिनल बजट वॉल्यूम इन ऑर्डर टू अचीव द ओरिजिनल बजटेड प्रॉफिट फॉर पीरियड। कि हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल जो जिस यूनिट्स के साथ, जिस अमाउंट के साथ हमारे पास सेल प्राइस आ रही, सॉरी ये प्रॉफिट आ रहा था, अगर मैं अपनी सेल प्राइस 20% बढ़ा दूं, वेरिएबल कॉस्ट 12% बढ़ा दूं, तो अब मुझे कितने चीजें, कितना वॉल्यूम बेचना पड़ेगा तो कि मेरे पास ये जो है उसका मैं जो प्रॉफिट है वो अर्न कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये इसकी लॉजिक थी। अब इसको समझते हैं सवाल को करना कैसे। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि ओल्ड के हिसाब से मैं प्रॉफिट कितना कमा रहा था, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे कितने यूनिट्स बेचने चाहिए, हाउ मच सेल्स वॉल्यूम चेंज कंपेयर विद ओरिजिनल बजट वॉल्यूम इन ऑर्डर टू। अच्छा, चेंज से मुराद वो ये है कि मेरा कितना इंक्रीज या डिक्रीज आ जाता है कि अगर मैं वही प्रॉफिट कमाऊं लेकिन इस बार मेरी सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट 20% या 12% रेस्पेक्टिवली बढ़ जाए। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूं ओरिजिनल प्रॉफिट, फिर मैं उसके अंदर ये कॉस्ट, ये नई चीज इनकॉर्पोरेट करूंगा, और फिर मैं देखता हूँ अगर मैं वही प्रॉफिट रखूं तो मेरी जो है वो सेल वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। पहले हमारे पास हम ओल्ड का हिसाब किताब निकालते हैं, क्यों, ताकि हम ओल्ड का प्रॉफिट निकाल सकें जिससे हमने कंपेयर करना है। उसमें हमारे पास सेल प्राइस पहले हमारे पास थी 10, वेरिएबल कॉस्ट थी 6। अभी मैं सिर्फ प्रॉफिट निकाल रहा हूँ ताकि उसको मैं कंपेयर करूं कि हमारे जो चेंजेस हैं, सेल प्राइस बढ़ गया, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई है, तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो मेरे पास यूनिट्स हैं वो अब ज्यादा बिक रहे हैं कि कम बिक रहे हैं, और कम कम बिक रहे हैं या ज्यादा बिक रहे हैं तो कितना उसमें चेंज है। ठीक है, फिर हमारे पास फिक्स कॉस्ट जो सवाल में गिवन है, अभी हमने निकाली भी है, वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 10,000। फिर मेरे पास मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल सकता हूँ इस तरीके से। कैसे निकाल सकता हूँ मैं, बताना जरा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलती है, अरे ये सोचो। मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से। नहीं, किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 इन्फॉर्मेशन है, इतना मैं बता दूं, 3 में आपने बताना है मेरी जान कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को और बस डिवाइडेड बाय इतनी सी फिर बात थी। और डिवाइडेड सेलिंग बाय किस प्राइस। बात का, सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट निकालने, कंट्रीब्यूशन पर हाँ हाँ, यूनिट नहीं आ सॉरी जाता। सॉरी, वो मैं देखो सीएस सर, रेशियो के हिसाब से मेरे मुंह से निकल। उसमें तो सवाल में सेल्स रेशियो है भी नहीं। खैर, हाँ हाँ, आगे वो बढ़ते हैं। बस। अब हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे ये बताओ। हमने प्रॉफिट निकालना है ना,
हमने सवाल में क्या कह रहा है कि अगर आप वही बजटेड जो आपके पास अमाउंट्स हैं, बजटेड अमाउंट्स है ना सारी, ठीक है, तो ये बजटेड अमाउंट्स वाला प्रॉफिट अगर आप रखो लेकिन उनमें ये चेंजेस कर दो कि अपनी आप सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दो 20% या 12% रिस्पेक्टिवली से, तो वही प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितना चेंज आएगा उसके अंदर। तो हमने ये प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा ना, फिर उसको टारगेट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करके और उसके ये नई चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ओल्ड से प्रॉफिट कितना कमा रहे थे, तो उसके लिए हमारे पास हमने टोटल वैल्यू कंट्रीब्यूशन निकालनी है और उसमें से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर टोटल कंट्रीब्यूशन निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास गिवन है और आपको सवाल बता रहा है कि हम 5000 यूनिट्स ये हमारे पास हम बेचते और बनाते हैं, बजटेड हमारा एक्टिविटी लेवल है। तो बताओ मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी? आसान सी बात है, बात नहीं कि पूछ भी क्यों ना। सेलिंग प्राइस है टोटल से वेरिएबल टोटल माइनस कर देंगे। वो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया ना, अब टोटल कंट्रीब्यूशन मैंने निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास निकल आया है। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। वेरी गुड। तो अगर 4 को बेचने पे पर यूनिट है तो मैं 5000 यूनिट्स बेचने पे तो 20,000 मुझे कंट्रीब्यूशन होगी। उसमें से 2 5 10 फिक्स कॉस्ट जो अभी मैंने निकाली भी है ऊपर ये पड़ी 10,000, ये लेस करूंगा तो मेरे पास क्या चीज आएगी? टोटल कंट्रीब्यूशन से अगर मैं फिक्स कॉस्ट निकाल दूं, वो पूरा चार्ज याद करो, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिर उसमें से लेस होता है फिक्स कॉस्ट और फिर एक चीज आखिर में आती है। नहीं याद आ रहा? कुत्ते को नहीं पे। हाँ जाहिर। चलिए रिपीट रिपीट करना, क्या क्वेश्चन पूछा है वो मैंने सुना नहीं। मैंने कहा है कि अब मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गई, टोटल कंट्रीब्यूशन 20,000, ठीक है, अभी हमने निकाली। अब मैंने निकालना है क्या चीज निकालनी है, ठीक है उसको छोड़ो। अगर मैं इसमें से फिक्स कॉस्ट निकालूं तो मेरे पास क्या चीज आती है? टोटल कंट्रीब्यूशन में से मैंने फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो मैं जो चीज चाह रहा हूँ, जो सवाल मुझे रिक्वायर है, वो क्या चीज निकल प्रॉफिट आएगी? प्रॉफिट। प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 का। अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट तुमने यही कमाना है, ठीक है, बजटेड लेवल के ऊपर अचीव ओरिजिनल बजटेड प्रॉफिट ही कमाना है। लेकिन अगर चंद्रा में ये चेंजेस करूं तो देखते क्या फर्क आता है इस प्रॉफिट में। मेरे पास ओरिजिनल चीजों के साथ, ओरिजिनल डाटा के साथ 10,000 का प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं, लेकिन अब इनके अंदर हम चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, और फिर मेरे पास आ जाएगा न्यू डाटा। सबसे पहले वो कह रहा है कि आपकी सेल प्राइस मैंने बढ़ा दी है 20% से। इफ अगर आप बढ़ा दें सेल प्राइस तो 10 का 120% अगर मैं ले लूं तो मेरे पास क्या मसला है, मेरी सेल प्राइस अब होगी 12, ठीक है। दूसरी क्या चेंज होकर आ रहा है, फिर कह रहा है कि मैं आपकी वेरिएबल कॉस्ट 12% से बढ़ा दूं, तो ये 6 का 12%, एक सॉरी 112% अगर मैं कर दूं तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 6.72 हो गई है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब मेरे पास कितनी आएगी? इसको भी 12 बढ़ा माइनस देंगे इसको। अब मेरे पास, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस करेंगे तो हाँ तो माइनस। मेरे पास इसको मैं लेस करूंगा, मेरे पास तो आ जाएगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और 5.28, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सेल प्राइस बढ़ाने से और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाने से, क्योंकि सेल प्राइस 20% से बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ 6% से बढ़ रही है, तो मेरा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बढ़ गया है, 5.28 हो गया है 4 से, ठीक है। एक जनरल सी बात थी। फिक्स कॉस्ट उसने कोई बात नहीं की, तो फिक्स कॉस्ट एज्यूम करते हैं अभी भी उतनी है, ठीक है। और अब मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी? अच्छा इसको छोड़ो, अब आ जाते हैं सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि अगर
अब मैं सवाल दोबारा समझना कि अगर मैं सेल प्राइस 20% से वेरिएबल कॉस्ट 12% से बढ़ा दूं तो मुझे अब कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे कि आपका जो ओरिजिनल बजटेड प्रॉफिट था जो हमने निकाला है सबसे पहले 10,000 कि मैं ये अर्न कर सकूं। सवाल समझ आएगा? ये क्या चीज किस फार्मूला की तरफ हमें लेके जा रहा है? टारगेट प्रॉफिट की तरफ। हाँ, टारगेट प्रॉफिट, और वो भी यूनिट्स वाला, क्योंकि वो यूनिट्स मांग रहा है, वॉल्यूम मांग रहा है। ठीक है, तो वो फार्मूला देख लेते हैं। ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट उसने हमें दी हुई है, वो है हमारे पास 10,000। ठीक है, और उसमें ऐड करेंगे फिर 10,000 जो हमारा टारगेट प्रॉफिट भी है, तो ये 20,000 हो गया। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो अभी हमने निकाला है 5.28 के साथ, तो ये मेरे पास आ गया ना। हाँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया कि इतने मेरे पास यूनिट, मुझे 3,448 यूनिट मुझे बेचने पड़ेंगे, तभी मैं 10,000 जो है प्रॉफिट वो कमा सकता हूँ। समझ आई? तो ये मेरे जी जी पास जी। आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये भी सवाल हो गया। ठीक है, इस तरीके से सवाल होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझ लेते हैं। ये देखो, अब ये सवाल समझना। अच्छा, अब एक चीज तो आती है उसमें, देखो ना, ऑप्शन में परसेंटेज मांग रहा है, हमसे कह रहा है कि चेंज कितना आया। तो देखो, पहले मैं कितने यूनिट्स बेच रहा था जब ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस डाटा की ओर में कितने यूनिट्स बेच रहा था, सवाल देख के बताओ। 5,000 यूनिट्स जो ऊपर है। यस, पहले मैं जब मेरा सिर्फ सेलिंग प्राइस 10 थी, वेरिएबल कॉस्ट 6 थी। ठीक है, अब जब मैंने सेलिंग प्राइस 12 कर ली है और वेरिएबल कॉस्ट 6.72 कर ली है, तो अब मुझे कम यूनिट बेचने पड़ रहे हैं 10,000 कमाने के लिए, क्योंकि मेरा प्रॉफिट जो सेल प्राइस है वो 2 से बढ़ गई है, और ये सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट है, खर्चा मेरा ज्यादा कम बढ़ा है, और मेरे पास जो प्रॉफिट जो सेल प्राइस है वो ज्यादा बढ़ी है, तो इसलिए मुझे अब कम यूनिट्स बेचने पड़ेंगे 10,000 कमाने के लिए। पहले मुझे 5,000 यूनिट बेचने पड़ते थे 10,000 कमाने के लिए, अब मुझे 3,448 यूनिट बेचने पड़ते हैं वो 10,000 कमाने के लिए। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि इसमें फर्क कितना है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंस तो आया है 37, इसको 48 कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे अब 1252 जो हमारे पास यूनिट्स हैं, अ, ये मुझे अब इतने 1252 यूनिट्स कम बेचने पड़ रहे हैं सेल करने के लिए। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा रीजनल के साथ, 5,000 के मुकाबले में कितना फर्क है, 5,000 के मुकाबले में मुझे 0.25, या इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं आगे, तो 25% कमी आ गई है मेरी सेल के अंदर वही प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैथमेटिकल एरर है तभी ये, वरना ये इसका आंसर जो है ना वो सही बनता है। ये डिक्रीज 24.25, एक मिनट में देखता हूँ, 5.2 ये सही निकला। हाँ, यहाँ पे गलती है ना, ये देखो 5.28 है, तो 37, यहाँ से 37, 88 ये लेस होगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं इसको 12 कर दूंगा तो मेरे पास 24.24 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो लॉजिक समझनी है, पीछे थीम समझना है कि सवाल में मुझसे क्या क्या रहा है, मांग क्या रहा है, बातें वही है, फॉर्मूला वही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास सवाल है कि एक्स को जनरेट्स अ 12% कंट्रीब्यूशन ऑन इट्स सेल ऑफ 2,80,000। इसका मतलब ये है, अगर मेरी सेल है, इसको मैं पहले कर लेता हूँ करंट, करंटली जो एक्स कंपनी है, अगर वो सेल कर रही है 2,80,000 की, और उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है सेल का 12% है, इसका मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन वो इस सेल से कितना कमा रही है, 33,600। ठीक हो गया।
आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, अब वो कह रहा है कि उसने न्यू प्रोडक्ट जेड के नाम से लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन ऑल कंपनीज प्रोडक्ट्स, कि वो इसने इसीलिए चीज बनाई है कि ओवरऑल कंपनी की जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। ठीक है, उससे क्या हुआ कि रिजल्टिंग इन 5% इंक्रीज इन वीकली सेल्स ऑफ कंपनीज अदर प्रोडक्ट, कि इस जी के लॉन्च करने से कंपनी के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी 5% इंक्रीज आ गया उसकी सेल के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट जेड, इसकी मिसाल ऐसे लो कि रोनन के पास हेडफोन बिक रहे थे, अब रोनन चार्जर भी ले आए, तो रोनन के चार्जर जब बिकने लग गए तो बाकी उसके हेडफोन भी 5% ज्यादा बिकने लग गए। ठीक है, अब उसने देखा कि प्रोडक्ट जेड विल इनकर अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2.2 एंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के लगे 0.15, वीकली सेल्स ऑफ जेड एट स्पेशल कॉस्ट एट 1.9, ये तो नुकसान हो रहा है। 1.9 हमारी सेल प्राइस है और हम उसके ऊपर खर्चा ही 2.2 प्लस 0.15 कर रहे हैं, ये तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, एंड आर एक्सपेक्टेड टू, उसकी सेल हमारे पास 3,000 यूनिट्स की है। द इफेक्ट ऑफ स्पेशल ऑफर विल बी टू इंक्रीज कंपनीज वीकली प्रॉफिट बाय। अच्छा, वो कह रहा है कि जेड की अपनी सेल से तो नुकसान हो रहा है हमें, लेकिन वो जो 5% दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर इंक्रीज आ रहा है वो हम निकालते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल कंपनी की इस ऑफर की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि अभी जब जेड लॉन्च नहीं हुआ तो कंपनी 2,80,000 की सेल कर रहा है और उसके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन उसका है 33,600। ठीक है, अब प्रोडक्ट जी के आने से पहले प्रोडक्ट जी की अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि उस समय क्या फायदा नुकसान है। प्रोडक्ट जी की वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस आपके पास है 1.9 पर यूनिट, उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट के खर्चे हैं 2.2 और 0.15। अगर इसको मैं इसमें से लेस करूं तो मेरे पास नुकसान हो रहा है हर यूनिट के ऊपर 0.45 का। ठीक है, अब ये कितना टोटल नुकसान हो रहा है ये भी देख लेते हैं। ये मेरे पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन लॉस पर यूनिट। ठीक है, अच्छा मैं अब कितने यूनिट्स बेच रहा हूँ इसके जी के, 3,000 यूनिट्स। तो टोटल कंपनी को जेड बनाने पे, जेड बेचने पे फायदा नहीं, 3,000 यूनिट्स पे उल्टा 1,350 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया जी का अपना मामला। वो साथ कह रहा है कि 5% इंक्रीज हो गई है इसकी वजह से बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर। अब वो देखते हैं कि बाकी प्रोडक्ट्स की वजह से अंदर इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इफेक्ट ऑन अदर प्रोडक्ट्स। अब वो कह रहा है कि 5% सेल के अंदर इजाफा हो गया, तो ओरिजिनली सेल कितनी थी 2,80,000, अब इसके अंदर 5% इंक्रीज करो तो ये होगी 2,94,000। वाह यार, सेल तो बढ़ गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन अगर मैं इसका दिखा लूं, कंट्रीब्यूशन तो उतना ही होगा ना अभी भी इसका। ठीक है, वो हमारे पास है 2,94,000 का, कितना था 12%। ये हमारे पास जेड के बेचने से बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर जो पहले इसकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन था 33,600, अब हो गया 35,280। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एडिशनल रेवेन्यू कितना कमा रहा हूं मैं। जेड के बेचने से बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर 1,680 का इंक्रीज कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया, 5% इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से 1,680 अब मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ बाकी प्रोडक्ट्स में। लेकिन कंपनी को जेड बेचने पे 1,350 का लॉस भी उठाना पड़ रहा है, तो वो इसमें से मैं जब लेस कर दूंगा तो टोटल कंपनी के पास जेड बेचने से
330 का एडिशनल प्रॉफिट आ रहा है, तो ये 330 ए इसका ऑप्शन। ये सवाल समझ आया? जी जी जी। हाँ, एक दफा मैं सिंपली रिपीट कर देता हूँ। सवाल था लेंथी लेकिन था बहुत आसान। कंपनी नॉर्मली 2,80,000 की सेल करती है और उसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसके ऊपर 12% कमा रही है, ठीक हो गया। प्रोडक्ट जी जो कि हम सिर्फ 1.9 में बेचते हैं, जबकि उसके बदले में हम तकरीबन 2.35 और 2.45 का, सॉरी 2.35 है टोटल, हम वेरिएबल कॉस्ट उसके ऊपर इंकर करते हैं। इसका मतलब यह है कि 0.45 का हम लॉस इंकर कर रहे हैं हर यूनिट के ऊपर। तो टोटल यूनिट अब 3,000 बेचते हैं, टोटल हमारे पास लॉस हो जाता है 1,350, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर 5% इंक्रीज आया। तो जो हम पहले 2,80,000 की सेल कर रहे थे बाकी प्रोडक्ट्स की, अब वो तकरीबन 2,94,000 पे इंक्रीज कर गई है। तो इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास रिवाइज आएगा 35,280। तो इसकी वजह से इंक्रीज जो हमारा है 33,600 जो पहले कमा रहे थे, अब 35,280 अब कमा रहे हैं, तो 1,680 ऊपर कमा रहे हैं। उसमें से जी का जो अपना हमें बेचने का नुकसान हो रहा है 1,350 का, वो जब लेस करेंगे तो हमारे पास इंक्रीज इन प्रॉफिट आ गया 330 का। तो ये आपके कुछ सवाल थे सीवीपी के, ठीक है। और इसमें कॉन्फिडेंस हुई है। अब अच्छी बात, अगर आपसे बाकी सवाल हो गए, अगर सिर्फ ये नहीं हुए और इनमें भी कुछ भी नहीं होता, ठीक है, आप थोड़ी सी हिम्मत करोगे इंशाल्लाह ये भी हो जाए। ठीक है, ओके। हाँ, अब आ जाते हैं लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर। उसके थोड़े सवाल हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए वो किसी और के साथ अटैच कर लेंगे, वो सर हम बस होगी। मैं कहता हूँ कर लेते हैं, वो भी पढ़ा देते हैं कितने वो सवाल हैं कितने, इतना रुको वो ना। चार वो चार हैं और मैं कुछ और भी मैंने अभी क्वेश्चन करने हैं, तो फिर अच्छा, अगर मैं ज्यादा। आपको बताऊं, मेरी बात सुनो। वो सवाल कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ना, आपको कि ये तो वही बातें, ठीक है। ये सीवीपी वाले फिर भी मुश्किल है, इसलिए मैंने पहले कराए हैं। वो मैं बताऊंगा ना आपको कि ये तो वही बात हो रही है, मैं आपको जबानी बता जाऊंगा ना, आप सुनते जाओगे, ठीक है। ओ, ठीक है। अब मेरे साथ ना जरा सवालों को समझना, मैं बेशक वो पूरे चार्ट्स नहीं बनाता, ठीक है। पहला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वो कह रहा है एबीसी कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर आपने ना पूरे जहन में सारा थ्योरम याद करो, 7, सबसे पहले आप वो 7 स्टेप्स याद रखो, ठीक है। सॉरी 6 स्टेप जो थे कि उसके अंदर हम क्या क्या करते थे, ठीक है। सबसे पहले आप देखो स्टेप नंबर 1 हमारे पास था आइडेंटिफाई करना है आपने लिमिटिंग फैक्टर। वो सवाल में खुद ही चीख के बता रहा है 50,000। अब मेरे साथ समझना, अगर मैं शॉर्ट में कराऊँ तो मतलब ये कि नहीं आपको समझ भी ना है, ठीक है। तो 50,000 हमारे पास ने बता दिए कि आपके पास फैक्टर है। उसके बाद क्या होता था, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, ठीक है। वो हम निकालते कैसे थे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो हमारे पास पता चल जाता था कि एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं। तो 48 डिवाइडेड बाय जब आप 8 करोगे ना, तो आपके पास आ जाएंगे 6 आवर्स। तो प्रोडक्ट ए बनाने पे 6 आवर्स लगते हैं मशीन में। हमारे पास जो वो क्या कहते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर है वो है मशीन आवर्स, ठीक है। इस तरीके से आप सबके निकाल लोगे, आपका लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा पर आवर, ठीक है। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने उसको जब डिवाइड करना है और कंट्रीब्यूशन के साथ, तो आपके पास लिमिट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा। ये बातें जा रही हैं? जी जी जी, एक जा काम रही। एक काम करते हैं, इसको फिर अभी रोको, फिर इसके सारे सवाल ही कर लेंगे आराम से, ऐसे फिर मुझे भी मजा नहीं आएगा और आप लोगे क्या हो रहा है ये। ठीक है। चलो ठीक है, इसकी फिर कल रख लेंगे क्लास, ओके। अल्लाह हाफिज़।